नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नया सेशन चलाएंगे हम सीटेट स्पेशल। सीटेट स्पेशल में पेपर नजदीक आने वाला है आपका, इसमें हम कम समय में आपकी तैयारी बेहतर कराएंगे। तो बेहतर से उम्मीद करते हैं कि हम क्वेश्चन टॉप रहेंगे, आगे अच्छे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे उन्हीं को कराया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले सिलेबस समझते हैं। हर सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने सिलेबस को पहले बताएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ही अपना प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ईवीएस है। ईवीएस में पेडागोजी पूछता है और कुछ फैक्ट भी पूछते हैं एनसीईआरटी बेस पे, जो क्लास 3 मतलब कक्षा 3 से 5 तक का, तो उसको भी हम कवर करेंगे। पहले बात करते हैं हम आज का सिलेबस जो हमारा है। पहले ईवीएस में जो बदले हैं, जो नए ऐड हुए हैं, वो सब भी देख लेंगे और पूरा एनसीईआरटी बेस पे सिलेबस है। तो चलिए बात करते हैं सीटेट 2022-23 पूरा पेडागोजी सही समझेंगे इसको। तो आज बस सिलेबस समझेंगे हम। सिलेबस में हमारा क्या क्या आता है देखिए। आप देख रहे हैं पहले विषय वस्तु जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 15 नंबर का है और अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये पेडागोजी है, ये आपका 15 नंबर का होगा। तो 15 टोटल 30 नंबर के आते हैं आपके। कितने? 30 नंबर के। विषय वस्तु में जो हमारा फैक्ट रहता है एनसीईआरटी पूछता है, उसमें देखते हैं क्या क्या आता है। तो हमारा जो मतलब थीम है, हम जैसे पढ़ते हैं ना थीम कितनी होती है ईवीएस में, तो 6 थीम मुख्य है। प्रमुख थीम 6 कौन कौन सी है देख लीजिए। विषय वस्तु में आपका 15 नंबर का ये है, 15 नंबर का ये है। आपके जो 6 थीम है, थीम को हम बाद में अच्छे से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे सिलेबस में देख लेते हैं अपने विषय वस्तु में। आपका पहला थीम जो है परिवार और मित्र है और इसके 4 उप थीम होते हैं। कितने? 4। एग्जाम में पूछ सकता है कौन से उप थीम है, कौन से थीम है। तो इसमें देख लेंगे, पहले परिवार है आपका, परिवार और मित्र पहला थीम है। दूसरा भोजन है। तीसरा क्या है? आश्रय है। चौथा पानी है। 5वां भ्रमण है, यात्रा जिसे कहते हैं ट्रेवल इंग्लिश में। और 6वां वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये भी आपके टॉपिक में आता है। और इसमें हम जो परिवार बात कर रहे थे, पहला जो हमारा थीम है, उसके 4 उप थीम जो है हमारे क्या है? संबंध, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जैसे संबंधी जो बनते हैं इसमें। और मित्र, कार्य और खेल, कार्य जो हम काम करते हैं और जो खेल हम खेलते हैं, बच्चे जो खेल खेलते हैं वो इसमें आएंगे। पशु, प्रमुख मतलब जो जंतुएं हैं, जीव जंतु, उनके बारे में देखेंगे। पौधे भी जानेंगे, कौन से किसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब समझेंगे। तो ये हमारे विषय वस्तु में आपके फैक्ट जो एनसीईआरटी बेस पे पूछता है, इसमें से पूछेगा। और जो पेडागोजी संबंधित है 15 नंबर आपके आते हैं, वो इधर देख लीजिए क्या क्या आते हैं। तो ईवीएस मतलब हमारे जो पर्यावरण, उसकी अवधारणा और व्याप्ति क्या है, उसके मतलब उसके क्या अवधारणा, क्या महत्व उसके होते हैं। ईवीएस का महत्व समझेंगे। एकीकृत इंटीग्रेट मतलब ईवीएस में क्या मतलब, सब एक साथ मिलकर पढ़ाया जाना सही पड़ता है कि नहीं, ईवीएस को अलग अलग खंडों में तोड़ के पढ़ाया जाए कि एक साथ पढ़ाया जाए, इसमें समझेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें मतलब पूरा पर्यावरणीय एनवायरनमेंट को जानेंगे क्या होता है। अधिगम के सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है, अधिगम के सिद्धांत पूछता है, ये आपको सीडीपी से भी कवर हो जाएंगे। जो आपके बाल विकास के टीचर होंगे वो भी इसको कवर कर देंगे। फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, विज्ञान जो साइंस में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान के संबंधित सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, क्या जरूरी है इसका, विज्ञान अपना सामाजिक मतलब ईवीएस में क्या इसका रोल है, ये समझेंगे। इसकी अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण क्या होते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति के लिए। क्रियाकलाप, क्योंकि जानते हैं हम जो चीज ईवीएस में हम लोग करते हैं उसको सीखते हैं, तो क्रियाकलाप करने के माध्यम से हम करेंगे, सीखेंगे। और प्रयोग, वही जितना अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो हमको अच्छे समझ में आती है। व्यवहारिक कार्य करते रहते हैं हम, मतलब यहाँ वहां जाके अपना कोई भी कार्य है, अपना जो रोजगार परक होता है सब करते हैं। सीसीई, इसमें मतलब कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हम किसी बच्चे के मतलब कि पूरे मतलब उसके होल जितना होता है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमता, सबका मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षा सामग्री, कुछ उपकरण होते हैं जो लर्निंग एड्स में मतलब सहायक होते हैं, उनको हम समझेंगे इसमें। और कुछ समस्याएं जो क्रिएट होती हैं हमारी, जैसे कुछ बीमारी हो जाती हैं, बच्चों को पढ़ने में लिखने में अक्षमताएं आती हैं, उसको समझेंगे। तो ये हमारे सिलेबस में था ईवीएस के। अब इसके आगे देखते हैं हमको क्या मिलता है। अब हम थोड़ा कुछ समझते हैं, मतलब रूपरेखा जो बनी हमारी एनसीईएफ के थ्रू बनी है, क्या क्या पढ़ाना चाहिए ईवीएस में, उसको समझेंगे। तो बात करते हैं स्टार्टिंग वाली, जो हमारी पहले 1975 की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, इसमें देखिए जो आपका है 1975 की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। पहले बात करते हैं ये राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीईएफ, ये कितने अभी तक मौजूद हैं हमारे मतलब सिलेबस में। तो 4 कितने हैं? 4 आए हैं, मतलब जो एनसीईएफ 4 बनाए गए थे, कौन कौन से थे, कब कब आए थे। तो आपका पहला यही है 1975 में, पहला 1975 था। दूसरा आपका 1988 में आया था।
और तीसरा जो आपका आया था 2000 में आया था, और जो फाइनल नया अभी मतलब लेटेस्ट अपडेटेड है वो 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। एनसीएफ 5 तक हम समझेंगे। ये 4 एनसीएफ है अभी तक, और इसमें एनईपी एक होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये अभी तक 3 आई हैं। कौन कौन सी आई है? पहला आपका है, यहाँ देखिए 1986 है, लेकिन इससे पहले जो आई थी 1968 आई थी, इंदिरा गांधी के समय में। कब आई थी? एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में एक बार आई है, 1986 में एक बार आई है, और फिर लेटेस्ट आपकी 2020 में आई है। ये 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और 4 एनसीएफ। इसी के थ्रू हमारे सिलेबस को कवर किया गया, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में। तो बात करते हैं 1975 के राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 1975 के बारे में। ये इसमें लिखा है क्या? प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण विषय हमारा ईवीएस है उसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की मांग की गई थी। मतलब पहला था, इसलिए उसमें बोला गया कि एक ही विषय, उसके लिए मतलब एक विषय बनाया जाए। लेकिन यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 और 2 में, कक्षा 1 और 2 में प्राकृतिक और क्या है, सामाजिक, दोनों को सम्मिलित रूप में। कैसे? प्राकृतिक और सामाजिक, जो उसके प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट होती है उसको, और सामाजिक जो उसके सामाजिक ज्ञान के बारे में, ये सबको एक साथ पढ़ाने के लिए कहा गया। और कक्षा 3 व 5, कक्षा 3 से 5 क्या है? 3, 4 में 5 तक, इसमें 2 विषय के रूप में, अर्थात पर्यावरण अध्ययन ईवीएस फर्स्ट, ईवीएस सेकंड, जिसे हम कहते हैं। पहला में क्या था? पर्यावरणीय अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक अपने नेचुरल विज्ञान के बारे में बताना था। और दूसरा जो ईवीएस सेकंड आएगा उसमें सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाना था। ठीक, किसमें कहा गया था? आपके 1975 के एनसीएफ में कहा गया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है। इसके बाद आपकी नई जो दूसरी उसके बाद आती है 1988 वाली एनसीएफ। उसमें क्या हुआ कि उसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को ही मजबूत, मतलब जो उपयुक्त यही बात को माना गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आगे जो हमारा एनसीएफ है उसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। लिखा है पहले 2 वर्ष में, मतलब कक्षा 1 और 2 में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जुड़ा हो। कैसे हो? प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। और 3 व 4 में क्या है? सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, जो हमारा सोशल साइंस है उसको देखना है, और सामान्य जनरल साइंस, मतलब दोनों को मिला के करना है। फिर अगली पॉइंट जो थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, और राष्ट्रीय पाठचर्या उसके बाद 1988 इसके थ्रू था। इसमें सेम वही था जो 1975 के रूपरेखा में थी। अब आगे देखते जो नया एनसीएफ हमारा 2000 आया था एक बार, उसमें क्या बताया गया था? पर्यावरण विषय में क्या करना चाहिए प्राथमिक विद्यालय में। तो बताया गया था इसमें कि सिफारिश की गई थी पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत पाठ्यक्रम, मतलब इंटीग्रेटेड सब, मतलब एक ही सब्जेक्ट इसका मतलब उसी में हो। जैसे मतलब पढ़ा रहे हैं मैथ से जुड़ा हो, और हिंदी से हिंदी का विषय हो तो हिंदी में जुड़ा हो, उससे होगा। प्राथमिक स्तर कक्षा 3-4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाए जाए। फिर बाद में इसमें बताया गया, जैसे था पहले क्या था कि इसको इंटीग्रेटेड नहीं किया गया था, अलग से था। लेकिन बाद में एनसीएफ जो 2000 था इसमें बताया गया कि कक्षा 3-4 में जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग कर रहे हैं हम लोग, सामाजिक ज्ञान को, उसको अलग न करके एक ही पढ़ाया जाए। फिर वर्तमान जो है नई एनसीएफ 2005 है जो लेटेस्ट है, इसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतरता के लिए माना गया। आगे देखते हैं पॉइंट। अब इसको एनसीएफ 2000 को और 2005 को दोनों को समझ लेते हैं, इसमें ईवीएस का क्या रोल है। एनसीएफ 2000 जो हमारा है, इसमें पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में अलग अलग न कर एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। मतलब सभी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट ईवीएस फर्स्ट और ईवीएस सेकंड न करके एक ही ईवीएस बनाया जाए, इसमें ये बात कही गई थी। इसके अनुसार कक्षा 1-2 में इसे पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं, बल्कि किसमें? भाषा, बताए थे हम, भाषा मतलब हिंदी में और गणित के विषयों में। जैसे आप देखेंगे प्राइमरी जो कक्षा 1-2 की किताबें होंगी उसमें गणित में ही आपको थोड़ा मतलब ईवीएस का ज्ञान दे देते हैं। किसी मतलब भट्ठे के मतलब जो जहाँ पे ईंट बनते हैं वहां के बारे में, वहां पे गणना करने के लिए कि इतने ईंट वहां बनते हैं डेली, ऐसे ऐसे मतलब ईवीएस का वो टॉपिक बना देते हैं वहां पे। तो भाषा और गणित के विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया एनसीएफ 2000 में। गणित की सामग्री बच्चे के नजदीक पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी चाहिए। जो गणित की सामग्री होती थी इसमें, जो सिलेबस बनता था गणित का टॉपिक वाइज, वो उसके आसपास के पर्यावरण से ही जुड़ा हो, संबंधित उससे ही हो। और बात कहेगी कि इसी में कक्षा 3 और 4 में बच्चों को पर्यावरण एवं उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में, तो इसमें बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, उसको क्या था? प्राकृतिक और सामाजिक रूप में
विभक्त न करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में, मतलब सबको अलग अलग न करते हुए, पहले था ईवीएस फर्स्ट सेकंड करके अलग कर दिया था, लेकिन अब एक ही में इसको ईवीएस करके पढ़ाया जाना था। फिर एनसीएफ 5 जो लेटेस्ट आया था आपका, एनसीएफ 5 में सेम वही बोला गया। एनसीएफ 5 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में ही सशक्त रूप से पढ़ने पर बल दिया गया। 2005 में भी एक ही रूप में, मतलब इंटीग्रेटेड करके पढ़ाना जाए। फिर कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण संबंधी कौशल एवं सरोकार को भाषा एवं गणित के माध्यम से संबोधित करने की संस्तुति दी गई है। संस्तुति देख लीजिए। कक्षा 3 व 4 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति दी गई है। अब बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। इसका क्षेत्र जो है वो कैसा है, तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें देखिए पहले पर्यावरण अध्ययन में हमको क्या क्या देखना है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं में क्या क्या है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन, चक्रवात, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इसको समझते हैं। इसमें बच्चों को हम इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या मानव द्वारा जनित आपदाएं होती हैं, तो इनके कारण और परिणाम को समझाया जाता है। प्रदूषण जो होता है उसको समझने के लिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा इसमें बारे में जानते हैं। जो मतलब दूसरा पॉइंट हमारा वनस्पति, पर्यावरण संबंधित क्या होता है, जीव जंतु वनस्पतियां भी आती हैं, इसको इसके बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं। फिर क्या है, प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा। जो प्राकृतिक संपदा हमारी क्या है, जल, मिट्टी, वन, जंगल, सब जितने हमारी प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, तो इनको भी हम लोग जैसे संरक्षण, इसका मतलब जो अच्छे से इनको बनाए आने वाली पीढ़ियों के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी हम लोग इस पे कार्य करें। तो इसको बच्चों को इसके बारे में बताया जाए। तो हमको जल के लिए जैसे कुछ बता सकते हैं कि जल को बचाया जाए, ज्यादा नुकसान न किया जाए। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में ना सिर्फ पृथ्वी वरन अंतरिक्ष भी शामिल, इसमें देखेंगे सौरमंडल पूरा मतलब ब्रह्मांड को भी हमको जानना है बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में सिर्फ पृथ्वी। और 5वां है मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन। जो मतलब नीति बनती है पर्यावरण संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय वन नीति होती है, जंगल बचाओ अधिनियम आता है, ये सब मुद्दे भी इसमें हमको समझना है। बात करते हैं आगे इसका अध्ययन क्षेत्र। तो इसमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य यह है कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने, उसकी संबंधित समस्याओं को हल कर सकें, करने में सक्षम हो, हल कर सकें। ठीक, यह बच्चों को कक्षा में नकारात्मक माहौल प्रदान करता है, समझ सके, और वो बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करे तथा सीखने के लिए उनको प्रेरित करें। और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक हो। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन हो वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एकदम सरल और सुविधाजनक बनाए, क्योंकि यह करके सीखने में बल देता है। पर्यावरण ईवीएस जो हमको मतलब क्या है, इसमें हम कुछ प्रयोग करते हैं, हम लर्निंग बाय डूइंग जिसे कहते हैं कि हम करके ही सीखते हैं इसको। अगला पॉइंट जो हमारा है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथ से काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। जो मतलब कि हस्तकला वाले क्षेत्र में आते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी बनाता है, कुछ बुनाई करते हैं कपड़े की, ये सब, इन सब पर भी बल दिया गया है। आखिरी पॉइंट देख लीजिए क्या है, पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम के मतलब जो चिंताएं थी, मतलब पुरानी चिंताओं में एनसीएफ में जितने थे उसमें मतलब कुछ एनसीएफ 2005 आया तो कुछ कम किया गया इसमें। और पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना, जैसे कि इसमें एनसीएफ 5 आ गया, एकीकृत कर दिया सबको, मतलब मिक्स एक ही करके पढ़ाना होगा तो क्या होगा, कुछ मतलब सरल होगा। अभी इसे तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को समझने में बहुत वो लगता है, मतलब कि सब इतना सारा बोझ जैसा लगता है। इसको एक मतलब एक बार में समझाया जाए अच्छे से, मतलब संपूर्ण मतलब नहीं होता, सरल से जटिल, ये सब प्रक्रिया इसमें है, अपनाई जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य एम क्या है, देख लेते हैं इसको भी। बच्चों पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को देखते हैं ध्यान से। पहले बच्चों का उनके वास्तविक संसार, जो वास्तविक संसार उनके आसपास का वातावरण होता है, प्राकृतिक, भौतिक जो भी है, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इससे जो परिचित कराना होता है हमको, पर्यावरण का ज्ञान समझ विकसित करना, जैसे बच्चों को आसपास के वातावरण को, जैसे पेड़ पौधे, जितने भी उसके दिखने वाले जो तत्व होते हैं आसपास के वातावरण में, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, इनको हम बच्चों को बताया जाए।
प्रकृति में पारंपरिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना। जो मतलब प्रकृति में जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, निर्भर हैं एक दूसरे पे, क्या चीज संबंध मतलब कार्य करना है हमको, मतलब इससे होता है ना कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम भी उनके लिए आवश्यक है, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब भोजन की एक पूर्ति होती है उनके लिए, तो एक दूसरे के लिए मतलब आवश्यक है। समाज का विकास करना, पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। जो इससे संबंधित विषय होते हैं, कोई भी टॉपिक हो गया, उसको समझाने में आवश्यक होता है ईवीएस। फिर पॉइंट है आपका पर्यावरण के अनुकूल मनोवृत्ति तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना, अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ाना। ये सब पॉइंट क्या है, इसके पर्यावरण हमारे अध्ययन के उद्देश्य हैं सब चीज। अब हम आगे देखते हैं आगे पॉइंट को। इसमें भी वही उद्देश्य है, कुछ पॉइंट बच्चा इसको देख लेते हैं। पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य जो हमारा पहले का मतलब जो पुराने समय का वातावरण था पर्यावरण का, उसका और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना करना, विद्यार्थियों को बताना पहले मतलब कितना अच्छा वातावरण रहता था, आज के समय में इतना प्रदूषण हो चुका है कि उसमें क्या विभिन्नताएं आई हैं उसको समझाना। अतीत लिखा है विद्यार्थी कर सके, तो उसकी तुलना कर सके पुराने में और अब में, उसके अतीत से अब में क्या पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन आया है, पर्यावरण के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों में क्या जागरूकता रही है, इसको बताना। और पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करना, इसमें मतलब कि हम उसको बताएंगे कि देखिए आने वाले समय में हम लोग को बहुत मतलब दिक्कत हो सकती है अगर हम ज्यादा उसका ध्यान न रखें पर्यावरण के विषय में। जैसे हमको जल से लेकर संबंधित कोई बात कहनी हो, जैसे इस समय देखेंगे जल क्या है, इस समय जब जल का स्रोत कम होता है तो पीने के लिए पानी हमको नहीं मिल पाता है, जिस कारण से बहुत मतलब कष्ट होता है सबको। ये सब के लिए हमको जागृत करना है। और जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं इस समय ज्यादातर, इसके लिए क्या होगा, वातावरण में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी, जिस कारण से ये भी हमारे लिए हानिकारक होगा। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाइयों का महत्व बताना। जैसे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या मतलब प्रबंधन कर सकते हैं, उसके लिए मतलब क्या योजनाएं बनाएं, उसके तहत क्या मतलब कार्य किया जाए कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, ये सब। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें है प्रश्न उठाने की क्षमता है उनका स्तर देने के लिए परिकल्पना, हाइपोथेसिस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना है मतलब खुद सोच समझ के बात बनाना, कि क्षमता का विकास करना बच्चों में। ये पॉइंट आपके पर्यावरण उद्देश्य में आते हैं। आगे देखते हैं निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना। बच्चों में खुद मतलब वो खुद इसका मतलब निष्कर्ष निकालें और चिंतन मतलब उसको सोचे उसके बारे में कि ये सब कैसे किया जाए कि सब अच्छे से हो, पर्यावरण को संतुलित बनाना है तो कैसे क्या क्या करना होगा, इसका निष्कर्ष वो खुद निकाले। इसके लिए उनको क्षमताओं को बढ़ाना। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलेगा, इससे क्या होगा, उनको करके सीखने का खुद को अनुभव जैसे मिलता है ना, कोई चीज करते करते आता है तो करके सीखते हैं। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, जो आसपास के मतलब भौतिक उससे है फिर उसके प्रति उसका क्या संबंध बनता है, इसको संवेदनशील रूप में दिखाना। आज का टॉपिक हम सिलेबस के थ्रू हम कुछ एनसीए को समझे हैं और कुछ मतलब फैक्ट जो था हमारा पेडागोजी में उसको समझे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको कुछ एनसीईआरटी मतलब जो है हमारा ईवीएस में पढ़ना समझना उसको समझेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक एग्जाम हमारा डेट कंफर्म नहीं हो जाता और हम लोग एक अच्छे लक्ष्य पे पहुंचेंगे। स्कोर हाई करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर प्राप्त करें। तो चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।